हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मनीष और आज हम लोग जो चैप्टर देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं चैप्टर 15। और ये चैप्टर 15 है हमारा एनसीईआरटी का क्षितिज भाग 1 का मेघ आए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हमने मेघ आए चैप्टर जो हमारा 15 है एनसीईआरटी हिंदी क्षितिज भाग 1 का, उसका टोटल जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सभी का सटीक और सही आंसर लेके आया हूं। और अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने रहते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा और आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप समझ के भी आंसर दे सकते हैं। तो लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। ये क्वेश्चन दिया गया आपके बुक में, आप देख सकते हैं। और इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा कि बादलों के आने पर प्रकृति में निम्न गतिशील प्रक्रियाएं शुरू हुआ। ये पॉइंट को आपको तो क्वेश्चन से ही देख के लिखना है। आपको इसमें 3 है कि बादलों के आने पर प्रकृति में जो सो क्या होता है, बयार नाचती गाती चलने लगी। दूसरा क्या लिखना कि पेड़ झुकने लगे मानो वे गर्दन उचकाकर बादलों को जो सो निहार रहे हो। तीसरा आंधी चलने लगी, धूप उठने लगी। ये सारा पॉइंट वो पॉइंट है जो आप आज रख के अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता लिखते हो तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं। अब जो ये जो क्वेश्चन है इसको सारा हमने यहाँ पे नीचे जो है सो लिखा हुआ है। धूल किसका प्रतीक है ना, धूल प्रतीक है। देखिए धूल मेघ रूपी मेहमान के आगमन से उत्साहित उल्हड़ बालिका का प्रतीक है। ये आपको आधी रखना पड़ेगा, एक लाइन का है। पेड़ क्या है, गांव के आम व्यक्ति का प्रतीक है जो मेहमान को देखने के लिए उत्सुक हैं। नदी क्या है, गांव की नवविवाहित का प्रतीक है जो पुंगट की ओर से तिरछी नज़र से मेघ को देखती है। लता क्या है, नवविवाहित मननी नायिका का प्रतीक है जो आपने मायके में रहकर मेघ का इंतजार कर रही है। और 5वां क्या है, ताल घर के नवयुवक का प्रतीक है जो मेहमान के पैर धोने के लिए पानी लाता है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि लता ने बादल रूपी मेहमान को कीवर्ड की ओट में छिपकर देखा क्योंकि वह जो सो मानिनी है, वह अपने प्रीतम के कई दिनों के बाद आने पर उनसे रूठी हुई भी है और उन्हें देखे बिना भी जो सो नहीं रह पाती है। मतलब देखना भी चाह रही है और उसको पता भी नहीं चलने देना चाहती कि हम तुमको देख रहे हैं। तो इसलिए वो किवाड़ी के पीछे से देखना, कीवर्ड में छोटा सा छेद होता है जहाँ से वो देख रही होती है। आगे 4 क्वेश्चन है कि भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। दूसरा है कि बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी पुंगट सरके। ये दोनों का आंसर यहाँ पे हमने लिखा है। पहला का आंसर हो जाएगा कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। यहाँ क्या हो जाएगा, भाव यह है कि 1 साल बीतने को हो रहे थे पर नवविवाहित लता का पति मेघ उनसे जो उसे मिलने नहीं आया था। इससे लता के मन में जो भ्रम बन गया था वह मेघ के आने से टूट गया और वह क्षमा मांगने लगी। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी पुंगट सरके। इसका क्या हो जाएगा कि मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए नदी रूपी नवविवाहित ठिठक गई और उसने पुंगट उठाकर मेहमान को देखा। 5वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से याद रखोगे कि मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मेघ रूपी मेहमान के आने से पेड़ झुकने लगे, आंधी और धूल चलने लगी, नदी बाकी होकर जो है सो बहने लगी, बूढ़े पीपल झुकने लगे, लताएं पेड़ की ओट में छिपने लगी, तालाब जल से भर उठे, आकाश में मेघ छा गए और अंत में जो है सो धरासार वर्षा हुई, पूरा बारिश हुआ। तो मेहमान रूपी वातावरण के आने से ये सारे परिवर्तन हुआ। इनमें से आप याद रखोगे कि आंधी और धूल चलने लगी, नदी बाकी होकर चलने लगी, बूढ़े पीपल झुकने लगे, लताएं पेड़ की ओट में छिपने लगे, तालाब जल से भर उठे, आकाश में मेघ छा गए और अंत में धराधर एकदम पूरा हुमस की बारिश हुआ है।
ये सारा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है। मेघ के लिए बन ठन के सवर के आने की बात इसीलिए कही गई है क्योंकि वर्षा के बादल काले भूरे रंग के होते हैं और नीले आकाश में उनका रंग जो है मनोहरी लगता है। इसके अलावा गांव में बादलों का बहुत ही महत्व है तथा उसका इंतज़ार किया जाता है। अगला हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कविता में मेघ आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोज कर लिखिए। ये क्वेश्चन के ये जो आपका पोएम है उसी के अंदर से ही है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट करना मुश्किल हो रहा है कि मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उसकाए, धूल भीगी घाघर उठाए। अब यहाँ तक भी लिख सकते हो और पूरा भी लिख सकते हो। आगे जिसमें जो पूछा गया है ना कि कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण दीजिए, तो ये जो है सो मानवीकरण का अलंकार है और ये मानवीकरण में जो है सो आप यहाँ तक लिख सकते हो। 4 लाइन काफ़ी है आपके लिए, बाकी आप पूरा भी लिख सकते हो। और आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, अब रूपक अलंकार में आप क्षितिज अटारी गहराई सिर्फ ये लिख दोगे तो आपका, अगर मानवीकरण में लिखना है तो आप यहाँ 4 लाइन तक लिख सकते हो और रूपक के बारे में लिख दो कि आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि आप लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उसका वर्णन कीजिए। कविता में जो है सो किसका मार्मिक चित्रण हुआ है। कविता में अनेक रीति रिवाजों का जो है सो मार्मिक चित्रण हुआ है। जैसे मेहमान के आने की सूचना पाकर सारा गांव जो है सो क्या हो जाता है, उल्लसित होने लगता है, मतलब खुश होने लगता है। सब कोई जो है सो जिज्ञासु हो जाता है मेहमान को देखने के लिए। घर में बुजुर्ग द्वारा जो है सो मेहमान का जो है सो आदर सत्कार किया जाता है। मेहमान के पैर धोने के लिए थाल में पानी भर के लाया जाता है। ये परंपरा अभी भी हम लोगों के यहाँ पे चलता है ना। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान किसे, दामाद को कहा जाता है, क्या आने से रोचक वर्णन किया उसे लिखिए। कहते हैं कि मेघ रूपी शहरी पहुन मतलब पहुना दामाद को आते ही पूरा गांव जो है सो उल्लासित हो उठा और शीतल बयार नाचती गाती हुई पाहुन के आगे आगे जो है चलने लगी। लड़कियां मतलब नाचते नाचते जो है सो पाहुन के आगे चलने लगी। सभी ग्रामवासियों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए ताकि वे पाहुन मतलब जो दामाद होता है उसको दर्शन कर सके। पेड़ उचक उचक कर जो है सो पाहुन को देखने लगे। आंधी अपना जो है सो घाघरा उठाए दौड़ चली। ये सारे पॉइंट को आप लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान दामाद के आने पर रोचक वर्णन किया था कि मेहमान के आने से पूरा गांव जो है सो खुशी से झूम उठता है ना। नाचती गाती ब्यार आती है, आगे आगे पाहुन के आगे आगे जो चलती है। ग्रामवासी अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल देते हैं ताकि वे दामाद को पाहुन को जो है सो दर्शन कर सके। पेड़ उचक उचक कर जो है पाहुन को देखने लगते हैं। आंधी अपना घाघर उठाए दौड़ चलती है। ये सारा पॉइंट को आप लिख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर कहता है कि काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। ये अब यहाँ पे हम लोग जो इसका क्या लिख सकते हैं, भाव इन पंक्तियों में क्या है कि इन पंक्तियों में शहर में रहने वाले दामाद का गांव में सज संवर के आने का सुंदर चित्रण किया गया है। उसे शिल्प सौंदर्य जो है सो कहा जाता है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर में, उत्प्रेक्षा अलंकार बड़े बंठन के अनुप्रास तथा मेघ आए बंठन के सवर के में मानवीकरण अलंकार है। अगर ये अलंकार आपको पूछ दे तो इन दोनों में से कौन कौन सा अलंकार है, तो उपेक्षित अलंकार और मानवीकरण अलंकार है। आपके बुक में रचना और अभिव्यक्ति से भी कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे। हालांकि वो क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। अगर आप करना चाहते हो तो उसका हम यहाँ पे सोल्यूशन भी आपको लेके आए हैं। आगे है कि वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तन को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखिए। वर्षा के आने पर आकाश बादलों से घिर जाता है। धूप अपना बस्ता समेटकर जाने कहाँ छिप जाती है। चारों ओर छायादार रोशनी दिखने लगती है। घरों में हलचल बढ़ जाती है। स्त्रियां आंगन में रखा अपना सारा सामान समेटने लगती है। सड़कों पर आना जाना कम हो जाता है। काले रंग बिरंगे छाते जो है दिखने लगते हैं। कब, वर्षा के आने पर या वर्षा के आने का आसपास के जो वातावरण होता है परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन देखा जाता है कि स्त्रियां जल्दी से अपने घर के बाहर जो भी सामान होते हैं उसे अंदर करने लगती है। लोग छाता लेकर के सड़क में निकलने लगते हैं। आंगन में रखा सारा सामान समेटने लगती है। सड़कों पर आना जाना कम हो जाता है। काले रंग के पूरे बादल छा जाते हैं।
आगे क्या है कि कवि ने पीपल को ही जो है सो बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, पता लगाइए। कहता है पीपल का पेड़ विशाल और हरा भरा छायादार होने के साथ ही शुभ माना जाता है। पूजा पाठ और हर मांगलिक कार्यों में इनका पूजन किया जाता है, इसीलिए कवि ने पीपल के पेड़ को ही जो है सो बुजुर्ग कह दिया है। आगे क्या होता है, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ अतिथि को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसका कारण नज़र आते हैं, लिखिए क्या कारण नज़र आता है। पहला बात यह कि पहले जो है सो गांव अपने अपने दायरे में सीमित होते थे। गांव वासियों को बाहरी संपर्क बहुत कम होता था, अतः कदा कदा में आने पर अतिथि का स्वागत किया जाता था, मान सम्मान किया जाता था, उत्साह होता था। जो सो गांव वासियों के पास जो सो आओ भगत के लिए भी समय भी होता था और भाव भी होता था। लेकिन आज की जनरेशन में ऐसा कुछ भी रह नहीं गया है। तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हो। 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे बन ठन कर आना, क्या हो जाएगा, व्याह मंडप में सारे लोग जो है सो बन ठन कर आए थे। गर्दन उस्काना मतलब क्या होता है, जादूगर के खेल देखने के लिए बच्चे को बार बार अपनी गर्दन को उस्काकर जो है सो देखना पड़ता था। सुधि लेना मतलब क्या होता है, उधार ले जाने के बाद लोग देने की सुधि नहीं लेते हैं। गाँव खुलना का क्या मतलब होता है, गांठ खुलना का मतलब क्या होता है, गांठ खुलते ही दोनों के दिल का मेल धुल गया। और बांध टूटना मतलब क्या होता है, मिठाइयाँ देखकर बच्चे का धैर्य का बांध जो है सो टूट गया। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। आंचलिक शब्दों की सूची में हो जाएगा बन ठन पहुन, घघरा हो जाएगा, घाघर हो जाएगा, पुंगट हो जाएगा, जुहार हो जाएगा, ओंठ हो जाएगा, किवार हो जाएगा, पराठ हो जाएगा, अटारी हो जाएगा, भरम हो जाएगा। ये सारे पॉइंट को आप लिख सकते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए मेघ आए कविता की भाषा जो है सो सरल और सहज है। कविता में आम बोलचाल के शब्दों के अलावा जो है सो आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें कवि ने अपने बात को अत्यंत सीधे सादे सरल शब्दों में कह दिया है। भाषा में मुहावरा का प्रयोग करने तथा प्राकृतिक मानवीकरण करने की भाषा की सजीवता को रोचकता को बढ़ा दी गई है, जिससे और भी जो है सो सरल और सहज जो है सो बोधगम्य हो गया है। और यहाँ पे जो सो हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जितने भी ग्रुप हैं आपका, उन सभी ग्रुप में आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।